मित्रों, आज हम सब जो है संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। ये संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा या संधि किसे कहते हैं। संधि निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आलय। विद्या, धन, आलय में देखते हैं हम कि जो विद्या का अंतिम वर्ण है वो आ है और जो आलय का पहला वर्ण है वो आ है। तो जो ये दोनों वर्ण है, विद्या और आलय, दोनों वर्णों का जो विद्या का जो अंतिम वर्ण और आलय का जो पहला वर्ण है, इन दोनों के मिलने से जो विकार होगा, दोनों को मिलने से जो विकार होगा उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब देखते हैं कि जैसे विकार का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन होता है। विकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो इन दोनों के मिलने से जो ये परिवर्तन हुआ है, अर्थात पहले आ से दूसरे आ के मिलन से जो एक नई उत्पत्ति हुई है जिसको हम नीचे दर्शा रहे हैं, तो उसके मिलने से जो ये जो प्रक्रिया पूरी हुई है, इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस तरह से देखेंगे कि विद्या, धन, आलय का जो है शब्द हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद्यालय का शाब्दिक अर्थ होता है विद्या का घर। अब एक बात और है कि ये निर्धारित करना कि विद्यालय या परिभाषा या शब्द में इनका संधि विच्छेद निर्धारित करना या संधि किन किन शब्दों में होंगी, तो उनके लिए कुछ शर्तें हैं। कहते हैं कि निकटवर्ती, अगर हम संधि की परिभाषा को देखेंगे तो इस तरह से संधि की परिभाषा ये निकल करके आएगी कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन संधि की भी कुछ शर्तें हैं, उसको ध्यान देंगे। सबसे पहली शर्त क्या है कि शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विद्या का भी अर्थ निकलना चाहिए और आलय का भी अर्थ निकलना चाहिए, और इन दोनों से मिल करके जो शब्द बनता है उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। तभी हम किसी शब्द में संधि कर सकते हैं, या ऐसे दो शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हीं को हम संधि के नियमों के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात मैंने कही, सार्थक। अब क्या होना चाहिए? और दो शब्दों से मिल करके जो शब्द बने उसका भी अर्थ निकलना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि निकटवर्ती वर्णों में ही हम संधि कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये आ है, ये सबसे पास इस आ के है, इसलिए इसी में संधि हो सकती है। अन्य किसी दूसरे वर्णों में संधि नहीं हो सकती है। और तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज ये है कि दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन होना चाहिए। जैसे दो ये वर्ण मिले और एक वर्ण ये हो गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं, संधि की परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि निकटवर्ती
निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। लेकिन ये शर्तें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन शर्तों को याद नहीं रखेंगे तो हो सकती है कि हमें प्रॉब्लम हो जाए और हम उस चीज़ को उतनी अच्छी तरीके से न समझ पाएँ जो हम समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। अब क्या हो गया, अब अगला विषय आता है कि ये तो हो गई संधि की परिभाषा। अब देखते हैं कि संधि के भेद। संधि के भेद, ये तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। बहुत बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये 3 संधियां होती हैं। अब 3 संधियों में से आज हम लोग जो है स्वर संधि के विषय में अध्ययन करेंगे, स्वर संधि के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। अब स्वर संधि के विषय में जानकारी हासिल करेंगे तो स्वर संधि को देखते हैं। ये हो गई स्वर संधि। अब सबसे पहले बात ये आ जाती है कि स्वर किसको कहते हैं। स्वर किसको कहते हैं? स्वर किसको कहते हैं? स्वर का मतलब होता है कि स्वतंत्र वर्ण। स्वतंत्र वर्ण से क्या आशय है? स्वतंत्र वर्ण से आशय है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको हम स्वतंत्र स्वर कहते हैं। तो स्वतंत्र स्वर क्या हो गया? स्वतंत्र स्वर बात समझ में आ गई। अब ये आ गई कि स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के भेद। अब स्वर के क्या भेद होते हैं? एक होता है, पहला होता है स्वतंत्र स्वर, दूसरा होता है मिश्रित स्वर, अच्छा स्वतंत्र स्वर क्या होता है और मिश्रित स्वर क्या होता है? स्वतंत्र स्वर जैसे मैंने अभी यहाँ परिभाषा बताया था वैसे क्या हो जाएगा, ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको हम कहते हैं स्वतंत्र स्वर। संधियों में ये स्वतंत्र स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई और उ। ये स्वतंत्र स्वर हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, इसमें किसी दूसरे वर्ण का मिश्रण नहीं है। अब देखते हैं और क्या होता है। फिर उसके बाद फिर आता है मिश्रित स्वर। अब मिश्रित स्वर किसको कहते हैं? मिश्रित स्वर से मतलब ऐसे स्वर से है जिनके निर्माण में 2 स्वरों का मिलन हो। जैसे क्या क्या होता है? जैसे होता है री, ए, ओ, आए और आओ। कितने स्वर हो गए? देखिए कितने स्वर हो गए? ये स्वर हैं 6 और ये स्वर हैं 3। इस तरह से अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? पूरे स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। व्याकरण में या संधियों में 9 स्वरों का प्रयोग स्वर संधियों में किया गया है। आज हम लोग इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे, इसी के विषय में जानेंगे। अब स्वतंत्र स्वर तो समझ में आ गया। अब मिश्रित स्वर क्या होता है? देखते हैं कि मिश्रित स्वर में क्या होता है। जब आ और ई, जब आ ई मिलाते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है। तो इसी तरह से इन सभी मिश्रित वर्णों का निर्माण इन्हीं क्या स्वतंत्र स्वरों के मिश्रण से या स्वतंत्र और मिश्रित स्वरों के मिलने से होता है। हम लोग आएंगे, पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि
दीर्घ संधि में देखेंगे, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। ये है दीर्घ संधि का सूत्र। अब दीर्घ संधि का सूत्र है, अब इसको देखते हैं, इसको हम विस्तार करते हैं, इसकी हम व्याख्या करते हैं कि इसका सेंस क्या होता है। इसका सेंस होता है अक, अक का मतलब होता है आ, ई, उ, री और री। और सवर्ण का मतलब क्या होता है, सवर्ण, सवर्ण का होता है कि समान वर्ण, समान वर्ण अथवा वही वर्ण। वही वर्ण से मतलब है जो ऊपर लिखा है सेम वही वर्ण उसी क्रम से नीचे आ जाएंगे। और दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है दीर्घ का मतलब होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और री। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हमारी परिभाषा बनती है कि अगर आ के बाद वही वर्ण अर्थात आ आए तो बड़ा आ होगा। उसी तरह से हम क्या कहेंगे, ई के साथ कहेंगे, ऊ के साथ कहेंगे, री के साथ कहेंगे और री के साथ कहेंगे। यही क्या है, यही हमारे संधि का नियम है और यही हमारे सूत्र का अर्थ है। अब अगर संधि की परिभाषा हमें लिखनी हो या समझनी हो तो हम कह सकते हैं कि जब आ के बाद आ आए तो उसके स्थान पर दीर्घ आ आदेश हो जाता है। जब ई के बाद बड़ी ई आए तो उसके स्थान पर बड़ी ई आदेश हो जाता है। इस तरह से ऊ के साथ भी वैसे ही होगा, री के साथ भी वैसे ही होगा और री के साथ भी वैसे होगा। अब इस नियम को समझने के लिए हम एक दो उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण के माध्यम से ये नियम हमको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, धर्म, धन, आलय। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आ है, यहाँ पे क्या है, बड़ा आ है। इसके पहले क्या बच गया, अब धर्म, इधर क्या बच गया, लय। अब आपने नियम को देखेंगे, नियम को देखते हैं कि आ के बाद अगर आ आएगा तो बड़ा आ हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ए आ के बाद आ आया हुआ है, इसलिए ये नियम यहाँ पे हमारा लागू होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ उतार लेंगे जैसे धर्म, यहाँ कर देंगे बड़ा आ क्योंकि नियम लग रहा है, यहाँ कर लेंगे लय। अब इसको सबको जब हम जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, धर्म को ऐसे उतार लिए, आ बड़ा है इसमें मात्रा लगा देंगे, और क्योंकि बीच में कभी भी स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर बीच में स्वर आते हैं तो उनको हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। इस तरीके से अब ये नियम के आधार पर इस शब्द की यहाँ पे सिद्धि हो जाती है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है प्रतिधन इव। देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसमें ई है, इसमें क्या है, ई है। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ बचेगा और इधर क्या होगा, वाह। अब देखते हैं दोनों तरफ ई है, यहाँ पे हो जाएगी बड़ी ई हो जाएगी। अब इसको हम फिर उतारेंगे, क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रतीव शब्द बनेगा। इस तरह से देखते हैं कि जैसे हमने कहा था कि ई के बाद अगर यही वर्ण आएगा
तो बड़ी ई होगी। तो यहाँ पे देखते हैं इधर भी ई है, इधर भी ई है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ी ई बन जाएगी। इस तरह से हमारी प्रतीव शब्द की सिद्धि हो जाती है। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। ताव धन आकार, क्या हो जाएगा कि ये क्या है, ता वो, यहाँ क्या हो जाएगा, आ निकाल लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, उसके बाद क्या लिख देंगे, कार लिख देंगे। ठीक है, अब इधर आ है, इधर आ है, इधर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा, लिख देंगे तव धनु कार, बराबर लिख देंगे क्या, तवा कार। इस तरह से हमारा नियम जो है यहाँ भी उसी प्रकार से लागू हो जाता है। अब हम लोग अगली संधि पढ़ेंगे। अगली संधि है गुण 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 संधि में ये कह रहे हैं आ आत गुण, और ये कहते हैं कि आ, ए और ओ, इन तीनों को कहेंगे गुण। ठीक है, अब चूंकि आ इसमें आ जाता है, ता में आ जाता है, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा कि निष्कर्ष रूप से ये निकला कि आ, ए, ओ को गुण कहते हैं। अब गुण संधि में जब पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, एक संज्ञा बनी कि गुण किसको कहते हैं। तो गुण किसको कहते हैं, आ को, ए को और ओ को, इन तीनों को गुण के नाम से जाना जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में आता है कि गुण संधि का संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, क्या आता है, संज्ञा विधायक सूत्र, ये पूछ लिया जाता है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर पूछा जाता है कि गुण संधि का संज्ञा विधायक सूत्र है तो हम आद गुणः लिखेंगे, न कि अदेंग गुणः। आद गुणः ही लिखना है अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। अब हम लोग चलते हैं आगे, गुण संधि की परिभाषा के विषय में परिभाषा निकालते हैं। ये कह रहे हैं कि यदि आ के बाद असमान स्वर आए, ये देखिए आ लिखा हुआ है, अगर आ के बाद असमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, या तो उसके स्थान पर या तो ए होगा या तो ओ होगा, दो में से एक होगा। अब ये ध्यान देने की जरूरत है कि कब ए होगा और कब ओ होगा। तो इसको देखते हैं, उदाहरण जैसे उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, गण धन ईश। अब देखते हैं क्या है, इधर क्या है, आ है, इधर क्या है, ई है। अब देखते ये हैं कि अगर आ के बाद, अब यहाँ ऐसे बचेगा, हलंत हो जाएगा, ये हो गया। अब अगर देखते हैं कि इनके स्थान पर आ के और ई के, अब देखते हैं ये नियम कि क्या हो गया है, आ के बाद क्या आया है, असमान स्वर आया है, आ के बाद ई आई है। तो आ के बाद ई आएगी, अगर असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाए, या तो ए होगा या तो ओ होगा। अब बात ये है कि ए होगा कि ओ होगा, तो उसके लिए और से नियम है, लेकिन आप केवल इतना यहाँ जान लीजिए कि अगर ई आएगा तो ए होगा, और अगर ऊ आएगा
अगर ई आएगा तो ओ ए होगा, और ऊ आएगा तो, अगर ई आएगा तो ई होगा, ऊ आएगा तो ओ होगा। इस तरह से यहाँ ई आया है तो इसलिए क्या यहाँ लिख देंगे, ए लिख देंगे। जब ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये शब्द क्या नहीं बनेगा, गणेश शब्द बनेगा। इस तरह से ये अब हम देखेंगे कि हमारा इस उदाहरण पर ये नियम कैसे लागू होता है। हमने आपको बताया कि आ के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा, असमान स्वर का संबंध प्रमुख रूप से यहाँ पे ई से है और ऊ से है। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे तो हमें आसानी होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्वतंत्र स्वर कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, आ, ई और ऊ। अब आ क्या हो गया, आ पहले यहाँ आ ही चुका है तो आ तो आएगा नहीं। अगर आ आएगा तो जो इसके पहले मैंने बताई थी संधि, वो दीर्घ संधि में चला जाएगा। आपको बता रहा था कि क्या होगा, अगर आ के बाद कोई भी असमान स्वर अर्थात ई या ऊ आएगा तो इसके स्थान पर या तो ए होगा या तो ओ होगा। लेकिन जब ई आएगा तो ए होगा, ऊ आएगा तो ओ होगा। अब यहाँ देखते हैं ये नियम लागू होता है, इसलिए ई आई है इसलिए हो गया है ऊ। तो इस तरह से गणेश शब्द की सिद्धि होती है। अगला उदाहरण देखते हैं। देखते हैं भाग्य धन उदय। यहाँ देखते हैं भाव से, भाग्य से हमने आ लिया, यहाँ पे क्या लिया, उदय से दा को हमने निकाल लिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आ के बाद असमान स्वर आ गया, हमारा ये नियम लागू हो गया। आ के बाद असमान स्वर, तो अब क्या हो जाएगा, ऊ आएगा तो हमने क्या बताया था कि ओ होगा, हो गया। क्या लिख देंगे, इस तरह से क्या सिद्ध होगा, भाग्योदय। इस तरह से देखेंगे तो ये नियम हमारा इस पर पूरी तरह से लागू हो जाएगा। हमने फिर एक बार देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर आ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा, प्रमुख रूप से ई और ऊ की बात हो रही है। अगर ई आएगा तो ए होगा, ऊ आएगा तो ओ होगा। चूँकि ऊ आया है इसलिए यहाँ पर ओ आदेश हुआ है। अब इस तरह से जब हम किस सिद्ध करते हैं, भाग्य धन ओ धन दय, तो क्या शब्द बनता है, भाग्योदय शब्द की सिद्धि हो जाती है। यहाँ पे हमारी गुण संधि खत्म हो गई।